तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वालो स्टार टू लैंड ऑफ ऑरिजिन के चैप्टर नंबर 398 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लू फेंग ने ब्लड क्रेन टेरिटरी को अपना बना लिया होता है और साथ में 75 मिलियन हाई लेवल ह्यूमन बींग्स को भी अपना गुलाम बना लिया होता है। तो पिछले एपिसोड में हमें कन्फ्यूजन ये भी था कि आखिरकार लू फेंग उन सबको कंट्रोल कैसे करेगा। तो इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग उन सभी को अपने सामने रखे होता है और तभी उन सभी के माइंड के अंदर एक सडनली एक पावर की ट्रेस उनके अंदर जाने शुरू कर देती है, जो उनके बॉडीज के अंदर पेनिट्रेट हो रही होती है और वो सीधे उनके लाइफ कोर के साथ मर्ज हो जाती है। उनके लाइफ कोर के ऊपर कई सारे मिस्टीरियस सीक्रेट पैटर्न्स भी बनना शुरू हो जाते हैं और जितने भी हाई लेवल ह्यूमन बीइंग्स थे उन सबको ये महसूस होता है कि उनके ऊपर जो सीक्रेट पैटर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा अनफैक्टेबल है, उनके ब्लड लाइन से ही बहुत ज़्यादा पावरफुल। एक स्लाइटेस्ट सी एक्टिवेशंस भी उनके लाइफ कोर्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकती है। मतलब लू फेंग उनको चाहे तो पलक झपकते ही कहीं से भी मार सकता है, जिसके साथ उन्हें ये सारी बातें समझ में आ जाती है कि उनकी खुद की लाइफ को रिफाइन की जा चुकी है। अब यहाँ पे ये भी बताया जाता कि उनमें से ऐसे कई सारे हाई लेवल ह्यूमन बीइंग्स थे जिन्होंने कि शैडो लॉर्ड को फॉलो करके प्रैक्टिशनर के टेरिटरी में लूट पाई मचाई थी। उस समय उन्हें ये पता चला था कि प्रैक्टिशनर फैक्शंस उन सारे हाई लेवल और वर्ल्ड क्लास लेवल ह्यूमन बीइंग्स को कैप्चर करके उनके लाइफ कोर को रिफाइन किया करते थे ताकि वो आगे चलकर उनको कभी भी विरुद्ध न कर सके और ना ही बिट्रे कर सके। उन्हें एक और चीज़ ये पता चला था कि यहाँ पर लाइफ कोर को बिना कंट्रोल किए हुए कोई भी प्रैक्टिशनर फैक्शंस का लॉर्ड उन्हें अपने साथ काम करने की मंजूरी नहीं देगा, वरना वो कभी भी बिट्रेइंग कर सकता है और उनके लोगों को जान से मार सकते हैं। जिसके साथ ब्लड कैन टेरिटरी के जो इनहेबिटेंट हैं उन्हें इन सबसे फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस खुश होते हैं कि वो जिंदा बच गए और यहाँ पे वो खुशी मनाने लगते हैं। अब उनका सबसे बड़ा डर यही था कि ये जो प्रैक्टिशनर फैक्शंस का लॉर्ड है वो उन सबको अनवर्दी समझेगा और उन्हें यहीं पे ख़त्म कर देगा, मतलब सिंपली एनिहिलेट कर देगा, कोई काम करने का साहस भी नहीं कर पाया, मतलब कोई काम करने के लिए लायक भी नहीं बचेगा। जिसके साथ लू फेंग उन सबसे फिर से कहता है और पूरी की पूरी वॉइस पूरी टेरिटरी में फैलाते हुए कहता है कि चलो अब इस वक्त से हम लोग इस पूरे के पूरे ब्लड कैन टेरिटरी को मैं अपने प्रैक्टिशनर डोमेन के साथ मर्ज करने वाला हूँ। मतलब लू फेंग यहाँ पे पूरे के पूरे ब्लड सी प्रैक्टिशनर फैक्शंस मतलब इन सारे ब्लड कैन टेरिटरी को ही उठाकर अपने टेरिटरी में समाने वाला था। मतलब इस पूरे एरियाज़ को वो मूव करके उस प्रैक्टिशनर टेरिटरी के पास ले जाने वाला था ताकि वो वहीं से अपने एक्सपेंशंस को जारी रखे और भी वो उसे बढ़ाते रहें। जिसके साथ जितने भी इनहेबिटेंट्स थे वो हैरान हो जाते हैं कि क्या हम लोग प्रैक्टिशनर्स के डोमेन में मूव हो रहे थे, लेकिन उनसे पहले उनको कुछ समझ आता। वहाँ पर लू फेंग अपने उस पूरे के पूरे ब्लड इमेंस ग्रैंड टेरिटरी को मूव करना शुरू कर देता है, उसको स्लोली वहाँ से ले जाने लगता है। अब यहाँ पे लू फेंग वहाँ पे अपने शैडो पावर्स को भी यूज़ कर रहा था, जिसकी वजह से वो पूरे के पूरे टेरिटरी को एक शॉर्ट रेंज स्पेस टाइम टेलीपोर्टेशन कर सकता था। मतलब लू फेंग इस इतने से बड़े टेरिटरी को भी टेलीपोर्ट करवा सकता था, लेकिन ये शॉर्ट टाइम डिस्टेंस ही होता है। अब इस चीज़ को देखकर लू फेंग कहता है कि टेलीपोर्टेशन तो काफ़ी ज़्यादा स्लो थी, क्योंकि लू फेंग अपने ब्लड कैन टेरिटरी को गाइड करते हुए प्रैक्टिस टेरिटरी की तरफ ले जा रहा होता है। लू फेंग कहता है कि ब्लड कैन टेरिटरी ये बहुत बड़ी मैसिव है, यहाँ तक कि मेरी शैडो पावर्स वो ट्रैवल में काफ़ी ज़्यादा एडेप्टिव है, लेकिन इसकी मैक्सिमम ट्रैवलिंग स्पीड भी एक वर्ल्ड क्लास ह्यूमन बीइंग्स की जितनी कही जा सकती है, जो कि काफ़ी स्लो होती है लॉर्ड्स के मुकाबले। और ये भी बताता है कि जितने भी ब्लड कैन टेरिटरी की शॉर्ट रेंज टेलीपोर्टेशन है उसमें बहुत ही छोटी डिस्टेंस ही कवर हो रही है। यहाँ तक कि लू फेंग एक स्टेप में जितना कवर करेगा उतना यहाँ पर इसे 100 टाइम्स करना पड़ता, मतलब ये 100 दफ़ा करना पड़ता, तब जाके लू फेंग अपने एक सिंगल से स्टेप पे चलता तो उतना ज़्यादा वो कवर कर देता। जिसके हिसाब से आप पता लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा स्लो चल रहा होता है। लू फेंग कैलकुलेट करते हुए कहता है कि अगर इसी स्पीड से ये चलता रहा तो इसे प्रैक्टिशनर डोमेन के पास पहुंचने में लगभग 10 एपोस का टाइम लग जाएगा और इसे डार्क होली रेलम में भी तो ले जाना है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। लू फेंग इतना इंतजार अपने मेन कॉम्बैट क्लोन के साथ नहीं कर सकता। अब लू फेंग एक प्रैक्टिशनर लॉर्ड था और उसके पास अपनी एक पार्टिकुलर ट्रैवल स्किल्स थी, लेकिन उसकी ऐसी ट्रैवल स्किल्स नहीं थी कि वो पूरे जगह को पूरे डोमेन्स को एक साथ लेकर जा सके। यहाँ पर उसे
काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला था। लू फेंग को यहाँ पे आने में सिर्फ सैकड़ों दिनों का ही टाइम लगा था, 100, 110, 120 दिन ही लगे होते हैं। लेकिन अगर इसको ले जाने की बात आई तो लगभग 10 एपोस का टाइम लग जाने वाला था। लेकिन लू फेंग कहता है कि ये तो मेरे लिए फॉर्चुनेट की बात है कि मैं यहाँ के मिस्टीरियस रेलम को अपने पास भी ले जा रहा हूँ। कुछ ऐसे मिस्टीरियस रेलम होते हैं जिसको कि रिलोकेट तो किया भी नहीं जा सकता है। लू फेंग इसको मूव कर रहा है, ये लू फेंग खुश था कि मैं इसको मूव भी कर पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ मिस्टीरियस रेलम्स के अपने असल अलग अलग पेक्यूलियरिटीज़ होते हैं। कुछ तो हाईली मूवेबल होते हैं, जैसे कि लॉर्ड जिंगमैन की ही बात कर लो, उसकी टाइम स्टार वो अपने टाइम स्टार्स को डिफरेंट टाइमलाइंस के अंदर ड्रिफ्ट करवा कर ले जा सकते हैं, कहीं भी उसे ले जा सकते हैं। और कुछ तो इमूवेबल होते हैं, जैसे इटर्नल लैंड और एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस। और कुछ यूनिक लोकेशंस की भी बात करें तो वो भी ऐसे ही होते, वो इमूवेबल होती हैं। और बात करें ऑरिजिन लैंड्स और ब्लड क्रेन टेरिटरी की तो वो इससे अलग होती है। वो मिस्टीरियस रेलम के नॉर्मल कैटेगरी में आती है, जो वो मूव कर सकते हैं, लेकिन उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है। मतलब ऑरिजिन लैंड जहाँ पे सारे लॉर्ड्स रहते हैं उस जगह को भी मूव किया जा सकता है, जिसके साथ लू फेंग वहाँ पे कहता है कोई ना, और वो वहाँ पे अपने एक छोटे से क्लोन को छोड़ देता है ताकि वो अपने क्लोन से ब्लड क्रेन टेरिटरी को मेन जगह पे ले जाके रख सके और अपने मेन कॉम्बैट क्लोन को वहाँ से निकाल लेता है। क्योंकि लू फेंग एक नया नवेला लॉर्ड बना था तो उसके पास अभी करने को बहुत कुछ होते हैं, इसलिए लू फेंग यहाँ पे अपना फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करने वाला था। अब यहाँ पे लू फेंग को दर्द तो था कि यहाँ पर कोई अटैक करेगा, लेकिन कोई भी बंदा इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो लू फेंग पे ब्लड क्रेन टेरिटरी में रहते हुए उस पर अटैक करने की कोशिश करे। मतलब ऐसा कोई बेवकूफ़ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये चीज़ बताई जाती है कि जब लू फेंग इस जगह से बाहर होगा तो उसकी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ लॉर्ड वुलान से भी कम होती है। मतलब लॉर्ड वुलान से ऊपर ही होती है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होती है, 3 गुना कह सकते हो। लेकिन जब वो ब्लड क्रेन टेरिटरी में आ जाता है तो यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में हिनवान एंचेस्टर्स लू फेंग पर अटैक करेंगे, तो लू फेंग को डरने की कोई बात नहीं है। जिसके साथ लू फेंग ये भी जानता था कि अगर कोई अटैक भी करेगा तो यहाँ पे इस एनर्जी को जो कि इन्फिनाइट है उससे अपने मेन कॉम्बैट क्लोन को बड़ी आसानी से बना लेगा। और यहाँ पर तो वो लू फेंग अपने ऑरिजिन डिस्ट्रक्शंस को 1.8 मिलियन कोर्स को लगातार डिस्ट्रॉय कर करके अटैक्स करना शुरू करा। तो कोई बेवकूफ़ ही होगा ना जो लू फेंग पे अभी अटैक करना चाहेगा। जिसके साथ हमें सीन चेंज कर लू फेंग के मेन कॉम्बैट क्लोन को दिखाया जाता है, जो कि अपने ब्लड रेड ड्रॉप में आगे बढ़ रहा होता है। उसकी स्पीड अभी काफ़ी ज़्यादा होती है। अब दिखाया जाता है कि लू फेंग ब्लड क्रेन टेरिटरी से दूर जाता जा रहा होता है और भी दूर जाता है, लेकिन जबकि लू फेंग ने ब्लड क्रेन टेरिटरी को रिफाइन कर दिया था तो टेरिटरी की ऑरिजिन पावर्स लू फेंग की लाइफ पावर का एक पार्ट बन चुकी थी और वो लू फेंग को कंटिन्यूसली पावर्स देती जा रही होती है। जिसको देखकर लू फेंग कहता कि जो पावर मुझे मिल रही है वो ब्लड सी पावर है और ब्लड पावर की फ्यूजन है, और इसमें इमॉर्टल पावर और शैडो पावर्स भी मिली हुई है, और ये तीनों सुप्रीम पावर्स उसे अच्छी खासी पावर्स प्रोवाइड कर रही थी और यहाँ पे छोटी मोटी ही मिल रही थी। लेकिन फिर भी लू फेंग काफ़ी ज़्यादा प्रोफाउंड फील कर पाता कि हाँ ऐसी बातें। अब यहाँ पर लू फेंग इस चीज़ को जानकर काफ़ी हैरान होता है, जिसके साथ लू फेंग यहाँ पे अपने शैडो की पावर्स को भी यूज़ करता है, क्योंकि उसने उस टेरिटरी को रिफाइन कर दिया था जिसमें शैडो की पावर्स भी होती है। लू फेंग भी शैडो की पावर्स को यूज़ कर पा रहा होता है और वो सिंगल सेंस में बहुत दूर दूर तक मूव कर पा रहा था। अब यहाँ पे शैडो जहाँ पर होगा लू फेंग वहाँ पर जा सकता है, और जैसा कि आपको पता है कि मैटर जहाँ भी एग्जिस्ट करेगी वहाँ पर शैडो बनेगी ही, और शैडो ओमनी प्रेजेंट है, वो हर जगह मौजूद हो गई ही। अब लू फेंग वहाँ के थोड़े से ही पावर्स को बोरो कर रहा था। ऐसा नहीं था कि शैडो लॉर्ड की तरह वो फ्रीली मूव कर सकता था, लेकिन फिर भी लू फेंग की स्पीड शैडो लॉर्ड से ज़्यादा ही है बाहर में देखा जाए तो। और यहाँ पर लू फेंग शैडोज को मूव करके टेलीपोर्ट कर रहा होता है, और पहले के मुकाबले लू फेंग की स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। लू फेंग यहाँ पे एक फैंटम, एक भूत की तरह बढ़ रहा होता है, मतलब वो शैडोज में ही छिप छिप कर आगे बढ़ता जा रहा होता है, उसकी स्पीड और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। जिसके साथ लू फेंग सोचते हुए कहता है कि मेरी करंट ट्रैवल स्पीड मेरे मिड टायर अमंग प्रैक्टिशनर लॉर्ड्स के जितनी हो चुकी है। पहले वो मिड टायर नहीं थी, वो लो टायर में आया करती थी, लेकिन उसको रिफाइन करने के बाद वो मिड टायर हो जाती है और लू फेंग की स्पीड पहले के मुकाबले 3 गुना हो जाती है, जो कि बहुत बड़ा जंप होता है। प्रीवियसली उसकी स्पीड लॉर्ड वुलान से ही फास्टर होती है और बाकी सबसे स्लो होती है, लेकिन अब के वक्त में लू फेंग ने लॉर्ड वुलान, लॉर्ड नाइगू और लॉर्ड जिन के लेवल्स को भी कंप्लीटली सरपास कर दिया है, और वो युवान के 50 से 60% स्पीड तक आ गया है। बात करें लॉर्ड जिंगमिंग, लॉर्ड मोमेन
और लॉर्ड मिंग हुआंग की, तो उनकी स्पीड की बात करें तो लू फेंग से वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी बॉडी छोटी थी, वो ऑफेंसिव पावर्स पे ज़्यादा रिलाई करा करते थे। और यहाँ पर देखा जाए तो ये तीनों बंदे जो कि लॉर्ड जिंगमैंग, लॉर्ड मोमेंट और लॉर्ड मैंग हुआंग हैं, वो पाइनिकल रैंक में आते हैं, अपने स्पीड के मामले में टॉप लेवल्स पे आया करते हैं। जिसके साथ लू फेंग अपने करंट स्पीड के साथ सेटिस्फाइड होते हुए कहता है कि स्पीड के मामले में मैं मिड टायर में आ चुका हूँ। वैसे भी ह्यूनवान एंचेस्टर से कंपेयर किया जाए तो मैं उनके अपर एचुलेंस में आता हूँ। जैसा कि लू फेंग पहले 1/3 स्पीड में चलता था, तो उसकी स्पीड ही कई सारी ह्यूनवान एंचेस्टर से फास्ट थी, क्योंकि लू फेंग ह्यूनवान एंचेस्टर से फास्ट मूव कर सकता है। लेकिन अब जबकि उसकी 3 गुना स्पीड हो चुकी है, तो वो अपर एचुलेंस की जितनी स्पीड से मूव कर पा रहा होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होती है। अब यहाँ पे लू फेंग की बॉडी फिजिकल फॉर्म्स तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, और इसकी बॉडी जितनी बड़ी होगी उतना ही ज़्यादा स्पेस एंड टाइम ट्राइवर्सल का रेसिस्टेंस का शिकार होगा। और लू फेंग की जो स्पीड थी, मतलब जो साइज थी, उससे इतनी ज़्यादा स्पीड को पा पाना लू फेंग के लिए बहुत बड़ी बात थी। वो तो ब्लड कैंटेटरी के पावर्स की वजह से लू फेंग इतनी स्पीड में मूव कर पा रहा होता। लू फेंग कहता है कि मेरी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लू फेंग सेंस कर पा रहा था कि उसकी ब्लड सी की पावर से उसको बहुत ज़्यादा पावर्स मिली है। वो अपने रेजिलियंस, वो अपने पावर्स का, वो अपने डिफेंस की पावर्स को काफ़ी हद तक बढ़ा गया था। और यहाँ पर जो 3 पावर्स थे, तो वो तो मैंने ऑलरेडी बता रखा कि वो कैसे डिफेंसिव पावर्स थे। और वाइटैलिटी की बात करें तो यार लू फेंग यहाँ पे कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर बात करें वाइटैलिटी की ह्यूमन लाइफ एंड डेथ डाउ से, तो इतनी भी ज़्यादा नहीं थी। लू फेंग की ऑलरेडी वाइटैलिटी ह्यूमन लाइफ एंड डेथ डाउ से काफ़ी ज़्यादा थी। ये तो उसको बूस्ट दे रही होती, बहुत सारी बकवास होती है जिसको कि मैं स्किप करता हूँ। अब यहाँ पे ऐसे ही लू फेंग की बॉडीज़ के बारे में बताया जा रहा होता है। ये बताया जाता है कि जब लू फेंग पे अटैक किया जाएगा, तो लू फेंग के पास शैडो पावर्स भी होती है, जिसकी वजह से कोई भी अटैक्स उस तक पहुंचने से पहले उसकी 30 से 50% अटैक्स पावर खत्म हो जाएगी। मतलब वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी पावर्स, और वो शैडो में नलीफाई जैसी हो जाएगी। प्रीवियसली लू फेंग एक साथ 30 से 40 ह्यूमन एंचेस्टर्स को सह सकता था, लेकिन लू फेंग अब ये समझ पाता कि वो 60 से 70 ह्यूमन एंचेस्टर के सीज अटैक को बिना किसी ट्रबल के साथ सह सकता था। ऑफ कोर्स लॉर्ड वुलान की बात करें तो यहाँ पे लॉर्ड वुलान भी अच्छा खासा कर रहा होता है, लेकिन लू फेंग की बात अभी अलग ही है। जिसके साथ लू फेंग कहा था कि मेरी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, लेकिन मेरी ऑफेंसिव मेथड्स अभी तक बढ़ी नहीं है। मतलब लू फेंग को सच में डिस्ट्रक्शंस पे काम करना होगा, वरना लू फेंग बहुत ज़्यादा इमॉर्टल बॉडी को पालेगा। वो तो इमॉर्टल है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बॉडी पे ही फोकस कर लेगा, लाइफ पे ज़्यादा फोकस कर लेगा। लेकिन अगर उसे डिस्ट्रक्शन बचानी है तो उसे डिस्ट्रक्शन टॉप पे भी फोकस करना होगा। इसके साथ हमें सीन चेंज कर बताया जाता है कि लू फेंग को डार्क होली रेलम में आने में लगभग 39 डेज का टाइम लगा था। प्रीवियसली लू फेंग को 100 से ऊपर टाइम लगे थे, तो यहाँ पे 3 गुना टाइम लगी ही होती है। जिसके साथ लू फेंग फाइनली ऑरिजिन कॉन्टिनेंट, ऑरिजिन वर्ल्ड में आ जाता है। लू फेंग वहाँ पे बैठते हुए कहता है कि फाइनली मेरे पास कुछ खाली समय मिली है। और लू फेंग वहाँ पर अपने सारे जगह को देखता है, जिसे कि वापस से रिबिल्ड कर दिया होता है। ये सारे टास्क लू फेंग नहीं करता, बल्कि वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स, वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स, हाई लेवल ह्यूमन बींग्स और काउंटलेस सर्वेंट्स ये सारे काम को कर रहे होते हैं। जिसके साथ लू फेंग कहता है कि हमारे 3600 वर्ल्ड ग्रुप्स के अंदर सिर्फ हंड्रेड्स ऑफ वर्ल्ड क्लस्टर्स जो कि आइस पीक फैक्शंस के द्वारा ऑक्यूपाई किए गए हैं, वो रिकवर नहीं किए गए हैं। आइस पीक फैक्शंस के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि ये ह्यूमन एंजेस्टर्स के जैसे ही पावरफुल फैक्शंस है, जिसमें कि 12 हाईली लेवल इटर्नल लैंड वाले बींग्स आते हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल है। इससे भी आगे निपटा जाएगा, लेकिन अभी कुछ और ही मसला है, तो इसको देखने वाले हैं। अब यहाँ पे वो कहता है कि आइस पीक फैक्शंस के स्ट्रेंथ उन इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शन से भी कम नहीं है, और मोर ओवर वहाँ पे 12 अनडाइंग एंड इमॉर्टल एग्जिस्टेंस है, जो कि उन्हें और भी खतरनाक बनाती है। और यहाँ पे उनसे डील करना तो ह्यूमन फैक्शन से भी काफ़ी ज़्यादा ट्रबलसम होने वाला, क्योंकि वो सभी अनडाइंग हैं और इमॉर्टल से अपने लॉर्ड की तरह ही। अब यहाँ पे आइस पीक फैक्शंस, आपको पता है कि ये एक लूज अलायंस है। यहाँ पे लोगों की आपस में बनती नहीं, लेकिन यहाँ पर 12 बंदों में से, मतलब 28 सीट्स में से जो कि इटर्नल लैंड में आते हैं, और उनमें से 12 बंदों ने इनमें से सीट्स को ऑक्यूपाई कर रखा है। और इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस वो इनसे भी डरा करती थी। मतलब देख रहे हो कि इसका दबदबा कितना ज़्यादा है। लेकिन आइस पीक फैक्शन अपने प्रैक्टिस में फैक्शन से नहीं डरा करती। तो लू फेंग सोचता कि फिलहाल में हमें इन सब से कुछ नेगोशिएशंस करके ही करना होगा, कि हाँ तुम अगर नेगोशिएट करना चाहते हो तो तुम्हें हमें अपना प्रैक्टिस में फैक्शंस की टेरिटरी को देना होगा। मतलब कुछ 100
वो उसने लूट कर रखे होते हैं। 120-150 भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे लूफिंग ये कंक्लूड करता है कि अभी हम लोग एक मेजर वॉर से आ चुके हैं, अगर फिर से हमने फाइट करी तो यार बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, इसमें बहुत बड़ी लॉसेस हो सकती है और कॉस्ट जो चुकाना पड़ेगा वो बहुत बड़ी होगी, और इसलिए ये नेगोशिएशंस युवान हैंडल कर रहा होता है, जिसके साथ लूफिंग अपने ओरिजिन कॉन्टिनेंट की तरफ भी देखता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट को भी अच्छा खासा बना दिया गया होता है। लूफिंग अपने घर की तरफ देखता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि इन 3 एपोस के अंदर ओरिजिन कॉन्टिनेंट एक हेवन सेकिंग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुका है। पूरी की पूरी इंटायर ओरिजिन कॉन्टिनेंट पहले से 100 गुना बड़ी हो चुकी होती है और उसे एक सिंगल अथॉरिटी के द्वारा रूल की जा रही होती है, जिसे कहता है गैलेक्सी किंगडम। अब गैलेक्सी किंगडम वो पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट में फैली हुई थी, जो कि 1 लाख ओरिजिनल यूनिवर्स को इन्फ्लुएंस कर रही होती है। पास्ट में बताया जाता है कि ओरिजिनल यूनिवर्स के रीजन्स को ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बारे में उतनी ज़्यादा नहीं पता था, मतलब बहुत ही कम को 1-2 को ही बड़ा होता है, जो कि हाईएस्ट लेवल्स वाले बीइंग्स होते हैं, उन्हें उतना ज्ञान ही नहीं होता है। लेकिन जबकि लूफिंग ने 1 लाख ओरिजिन यूनिवर्स को बना दिया है, तो वो उन सबको बता देते हैं कि यहाँ पर अगर कोई बंदा वर्ल्ड ट्रू गॉड लेवल तक आता है, तो जब वो इस लेवल तक आएगा तो वो री इनकारनेशन पैसेज को ट्रांसफर्स करके ओरिजिन कॉन्टिनेंट में आ सकता है, और यही एक रास्ता है यहाँ पर आने का। ताकि ये लूफिंग इसलिए कर रहा था क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट उभर कर आए और ज़्यादा से ज़्यादा लॉर्ड्स भी बन जाए, या फिर वर्ल्ड क्लास या फिर हाई क्लास ही कोई पनप कर आ जाए। जिसके साथ यहाँ पे बताया जाता कि गैलेक्सी किंगडम का यहाँ पे एक कोर गैलेक्सी कैपिटल भी होता है, जो कि ह्यूआंग सिटी और गैलेक्सी रॉयल कैपिटल को मर्ज कर बनाया गया होता है। ये बहुत बड़ा होता है। गैलेक्सी कैपिटल अभी के फिलहाल में पूरी की पूरी केओस स्टेट को मिलाकर बनाई गई होती है। काउंटलेस फैक्शंस यहाँ पे अपने जड़े जमा रहे होते ताकि वो ग्रेट लॉर्ड लूफिंग के और भी नजदीक आ सके। ये गैलेक्सी किंगडम्स के अंदर 3 मेजर फैक्शंस थे, जिसमें कि अंदर 9 ग्रैंड आर्मी एडमिनिस्ट्रेटर्स मौजूद थे और इनकी अथॉरिटी उनके पास होती है, और यहाँ के सबसे पावरफुल बीइंग्स वही होते हैं लूफिंग के बाद ही। अब यहाँ पे जो सबसे नंबर 1 पे आते हैं ऑफ कोर्स वो अपनी लूफिंग की वाइफ होगी, जो होती है जियोजिन, जो कि यार सारी चीज़ों को मैनेज करेगी, वो यहाँ का करता धरता है। अगर जियोजिन से कोई आंख उठाकर देगा तो तुम्हें पता ही ना कि लूफिंग उसका क्या हाल करेगा। वैसे भी जियोजिन अपनी इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है कि वो किसी को भी चुटकी में मार सकती है। किसी गॉड एम्प्रेस की भी हिम्मत नहीं है कि अपनी जियोजिन से आंख उठाकर कुछ बोल भी सके। दूसरे नंबर पे आता है लुओपिंग, जो कि अपना लूफिंग का ही सन होता है। तीसरे में होता है सीमो। अब सीमो वही होता है जो कि लूफिंग ने ओरिजिन यूनिवर्स में रहते हुए सबसे पहला लाइफ फॉर्म को क्रिएट किया होता है। और फोर्थ पे होता है ओरिजिन एंचेस्टर, 5th पे केओस सिटी लीडर, 6th पे जायंट एक्स होते हैं, 7th पे मोरोसा होता है, 8th पे जियोसान के होते हैं और 9th पे उसके मास्टर डेचू होते हैं। अब ओरिजिनली लूफिंग ने 3rd नंबर पे लुओ हाई को रखा था ताकि वो उसको संभाल सके, जो कि लूफिंग का दूसरा बेटा है। लेकिन लुओ हाई इस सीट को लेने से मना कर देता और कहता है कि मुझे यार इन सबसे मतलब नहीं है पापा, मतलब यार मैं इतना ड्यूटीज नहीं निभाना चाहता हूँ, मैं खुलकर मौत से जीना चाहता हूँ। मतलब देख रहे हो किस तरह का बेटा जिम्मेदारी उठाना ही नहीं चाहता है। इसलिए लूफिंग ने सीमो को, जो कि उसकी लूफिंग की फैक्शंस में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थी, उसको इस सीट पे बैठा देता है। अब यहाँ पे जो पोजीशन थी जायंट एक्स की, उसे भी कॉन्टेस्ट किया गया था। वहां पर वो उस जायंट एक्स की जगह होंग को बैठाना चाहता था, लेकिन होंग इसके लिए मना कर देता है। वहीं पे जैन यान भी इसके लिए हाईली क्वालिफाइड थे, मतलब जैन यान जो लूफिंग के पहले के टीचर रह चुके थे, लेकिन होंग वो ग्रेट एक्स का डिस्पल्स था, इसलिए वो होंग ग्रेट जायंट एक्स को सपोर्ट करता है। वहीं पे जैन यान भी अपने जायंट एक्स को काफी ज्यादा डीपली एडमायर करते थे, इसलिए वो उसको भी सपोर्ट करते कि हाँ इसको बना दो। जिसके साथ जायंट एक्स की भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थी, इसलिए वो सभी 9 ग्रैंड एडमिनिस्ट्रेटिव में उसको भी ले आते हैं। और यहाँ पे बताया जाता है कि भले ही इन 9 ग्रैंड एडमिनिस्ट्रेटिव की पावर्स काफी ज्यादा वीक थी, जायंट एक्स को देख लो जो कि अभी अभी री इनकारनेट होकर आया, वो तो ऊपर ट्रू गॉड लेवल पे भी नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी यहाँ पे उसे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे रख दिया गया है, जिसके देख सकते हो कि कॉम्बैट पावर काफी ज्यादा कम है, लेकिन इन सभी के पास एडमिनिस्ट्रेटिव डिग्री मौजूद होती है, जिससे कि लूफिंग ने पर्सनली फॉर्ज करके बनाई होती है। ये डिग्री इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो उनकी बॉडीज को प्रोटेक्ट कर सकती थी, उनके सोल को प्रोटेक्ट कर सकती थी, जो कि उन्हें अल्टीमेट गॉड किंग रियलम की भरपूर सी पावर्स देती, जो कि इनफ है पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी खतरे हैं उन सबसे प्रोटेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे 9 ग्रैंड एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर 72 डिप्टी
एडमिनिस्ट्रेटिव भी होते हैं जो कि लू फेंग ने पर्सनली अप्रूव किया। और उसके नीचे लू फेंग उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता, कहता है तुम सब अपने से जो करना है करो। अब गैलेक्सी कैपिटल इसके अंदर गॉड किंग्स, गॉड एम्प्रेस, डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटिव, ग्रैंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो कि बहुत ज़्यादा थी वो सारी यहाँ पे फैली हुई थी। और यहाँ पर लू फेंग इन सब का सबसे कैपिटल सेंटर बनकर रहा होता है। लू फेंग कहता है फाइनली मेरे पास टाइम है कि मैं अपनी एक खुद की कंप्लीट इनहेरिटेंस बना सकूँ। और जितने भी लॉर्ड्स हैं उन्होंने अपनी खुद की कंप्लीट इनहेरिटेंस बना रखी है, जैसे कि बाकी के लोग पढ़ा करते थे, उसी से वो ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करते थे। इसलिए लू फेंग भी यहाँ पे अपने लिए कंप्लीट इनहेरिटेंस बना रहा था। और लगभग आधे एपोस तक उसने ऑरिजिन लैंड में रहा और वहाँ पर उस पर स्टडी कर रहा था। मतलब कि यहाँ पे बाकी के 7 लॉर्ड्स उसको स्टडी कर सकते थे। अभी के फिलहाल में यहाँ पे ये चीज़ थी कि शायद लॉर्ड्स दूसरे लॉर्ड्स के लेगेसीज को पढ़ सकते थे, वो भी फ्री फंड का, पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे पढ़कर भी उन्हें उतना ज़्यादा ऐसा नहीं है कि वो उनको मास्टर कर देंगे। एग्जाम्पल के रूप में लू फेंग को देख लो जो कि डिस्ट्रक्शन पे फोकस कर रहा है, लेकिन वो हिनवान ब्लेड डाउस के डिस्ट्रक्शन पे फोकस कर रहा है। वहीं पे लॉर्ड जिन को देख लो जो कि हिनवान डिस्ट्रक्शन डाउ, वो भी लू फेंग के जैसे ही डिस्ट्रक्शन पे ही सेम फेस कर रहे थे, लेकिन उनकी जो मेंटेलिटी है, सोचने की क्षमता, स्पिरिचुअल विल्स और उनको कंप्रीहेंड करने की जो पावर से तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। और ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो कि दोनों लॉर्ड्स में काफ़ी ज़्यादा अलग है। अब यहाँ पे जब लू फेंग पहली दफ़ा लॉर्ड बना था तो लॉर्ड जिन अपने लू फेंग के लिए काफ़ी ज़्यादा एंथुसियास्टिक थे, लेकिन जैसे ही लू फेंग के बारे में उन्हें पता चला कि लू फेंग उन कैलेमिटी टाइप प्रैक्टिशनर से काफ़ी ज़्यादा नफरत करता है, क्योंकि लॉर्ड जिन भी कैलेमिटी टाइप प्रैक्टिशनर में से एक था जिन्होंने कि सबको डिवॉर करके अपनी पावर्स को बढ़ाई थी। इस वजह से लू फेंग से वो दूर रहना शुरू कर दिए और वो लू फेंग से कभी भी ये नहीं बोले कि मुझे डिस्ट्रक्शन एबिस में तुम्हारे साथ चलना, क्योंकि उन्होंने पहले ही मन बना लिया था कि वो लू फेंग के साथ वहां पर जाके वहां की चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। जिसके साथ युवान अपने लू फेंग से कहते कि लू फेंग, मैंने देखा कि तुमने अपने ऑरिजिन लैंड के अंदर लेगेसीज को छोड़ दी, जब मैं अपनी साइड टेरिटरी को वापस रिक्लेम कर लूंगा तो मैं तुम्हारे भी लेगेसीज को पढ़ूंगा। जिसके साथ लू फेंग वहां पे कहता है कि हाँ बस मैं बिजी था ब्लड ग्रैंड टेरिटरी को रिफाइन करने में, और फाइनली मैंने ये फाइनलाइज किया कि चलो मुझे भी लेगेसीज को बनानी होगी। और वैसे वो पूछता है युवान से कि बाय द वे ब्रदर युवान, क्या तुम आइस फैक्शंस के पास पहुंचे? तो वहां पे युवान कहता है कि बस मैं पहुंचने ही वाला था। अब लू फेंग भी हामी भरता है और यहाँ पे वो होप करता कि नेगोशिएशंस अच्छे से जाए, वरना यहाँ पे उनके बीच में फाइट करनी पड़ जाएगी। और फाइट होगी तो यहाँ पे लू फेंग और इन सब के बीच में बहुत ही भयंकर फाइट होने वाली, इमॉर्टल बीइंग्स वर्सेस इमॉर्टल बीइंग्स में। और यही तो हमें इंतजार है, होपफुली ये नेगोशिएशन सक्सेसफुल ना हो, क्योंकि मैं तो यही चाहता हूँ कि यार उनके बीच में फिर से लड़ाई हो और आप भी तो यही चाहते होगे। तो दुआ बनाओ कि राइटर्स उन सब के बीच में फिर से भयंकर वाली फाइट दिखाए, क्योंकि लू फेंग के अभी तक हमने वैसे कंप्लीट पावर्स को, उतनी भयंकर लेवल की पावर्स को नहीं देखा। जब तक दोनों तरफ के अंडाइंग्स बेंग ना हम तब तक मजा ही क्या है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।